फ्रेंड्स, दिस इज़ द नितिन गोयल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द नितिन गोयल पर। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर थ्योरीज ऑफ लर्निंग की। अब से हम कुछ आगे की वीडियोस उन थ्योरीज़ के ऊपर कुछ एमसीक्यू लेकर आएंगे। एमसीक्यू की सीरीज़ चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक भी सीरीज़ आपको छूटनी चाहिए। जो भी एमसीक्यू हैं इसमें पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक भी सीरीज़ को छोड़िएगा मत। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट से सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली आगे वाली वीडियोस का आपको लिंक अपने आप मिल सके। ओके सर, चले चलते हैं, हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़। इसने पूछा है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी हमने पढ़ी है उसके अंदर रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन का क्या रोल है, क्या भूमिका थी। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य, नॉट यूज़फुल, कोई आवश्यक नहीं थी, इग्नोर्ड मतलब कि इग्नोर किया गया था उसको, रीइंफोर्स को, और नन ऑफ दिस मतलब कि इनमें से कोई भी उस आंसर ठीक नहीं। तो इसने पूछा है कि थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या थी। थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन सी थी? वो थी जिसमें चूहे के ऊपर, एक रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वो थ्योरी तो पूरी ही रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के ऊपर बेसिस थी। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट, मतलब कि भूमिका बहुत अच्छी थी। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़। जो थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके अंदर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जो नकारात्मक पुनर्बलन है वो क्या होता है, मतलब कि उसका मीनिंग पूछा है। इसने पहला ऑप्शन दिया नथिंग एल्स पनिशमेंट, ये पनिशमेंट के अलावा कुछ भी नहीं होता। एक बायो फीडबैक, सेकंड ऑप्शन बायो फीडबैक होता है। थर्ड है टेकिंग आउट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो पॉजिटिव धनात्मक रीइंफोर्समेंट था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था, उसको दूर करना, टेकिंग आउट मतलब कि दूर करना। और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कि नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? तो इसमें पढ़ाया गया था कि आपको जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करना है, मतलब कि ऐसा रीइंफोर्समेंट जो कि काम को तो बढ़ावा दे मगर नेगेटिव वे में हो, तो क्या था उसके अंदर? हम किसी भी चीज़ को वापस छीन लेते थे, कुछ समय के लिए छीन लेते थे, वापस अपने पास रख लेते थे जो दी गई है, तो वो उस चीज़ को हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो वो क्या है? इसका आंसर क्या रहेगा? टेकिंग आउट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को बाहर खींच लेना, दोबारा से वापस ले लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अनवांटेड बिहेवियर लाइक नेल बाइटिंग कैन बी रिजॉल्व्ड बाय। मतलब कि जो किसी बच्चे की आदत होती है कि नेल बाइटिंग करता है, वो बार बार में नेल बाइटिंग करता है, अंगूठा चूसता है, मतलब कि जो भी नेगेटिव बिहेवियर है, अनवांटेड बिहेवियर है, हैबिट्स हैं, उनको कैसे छुड़वाया जा सकता है? तो उसने अब ऑप्शंस के अंदर 4 प्रकार की लर्निंग थ्योरी का बताया, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, इनसाइड लर्निंग एंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाला। तो इनमें से कौन सा होगा? ऐसी कौन सी थ्योरी थी जिसके अंदर किसी आदत को छुड़वाने का काम भी बताया गया था, कि किसी आदत को भी छुड़वा सकते थे? तो ट्रायल एंड एरर थी कि हम गलतियां कर करके सीखते थे, तो सीखना आया। इनसाइट लर्निंग तो एक आइडिया दिमाग के अंदर एकदम से झटके से आना, उस चीज़ के ऊपर बेसिस थी। क्लासिकल कंडीशनिंग थी कि हम किसी को नई आदत डलवा रहे थे, मतलब कि एक स्टिमुलस को चेंज करके, स्टिमुलस की जगह दूसरा स्टिमुलस लाके उसको वही आदत डलवा रहे थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर था कि पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट के जरिए हम कोई आदत डालते भी थे और कोई आदत छुड़वा भी सकते थे पनिशमेंट के जरिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या होगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट इज यूज्ड एट, कि लगातार रीइंफोर्समेंट का यूज़ कहाँ किया जाता है? एंड ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कि जो शिक्षण चल रहा है, प्रशिक्षण चल रहा है, उसके लास्ट में। बिगिनिंग ऑफ ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग से ही। मिडल ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कि जो प्रशिक्षण के बीच में हम करना स्टार्ट करते हैं, करते हैं। नेवर, कभी भी नहीं करते। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, लगातार रीइंफोर्स कब किया जाता है?
तो इसके लिए आंसर आएगा कि बिगिनिंग ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कि हम जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग से ही रीइंफोर्स करना चाहिए, मतलब कि स्टार्टिंग से ही कुछ बच्चे को रीइंफोर्समेंट देना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ फ़ायदे देना स्टार्ट कर देते हैं ताकि बच्चा उस ट्रेनिंग को अच्छे से ग्रैब करे, अच्छे से सीखे। तो इसका आंसर होगा बिगिनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरनडाइक एक्सपेरिमेंटेड ऑन। थोरनडाइक ने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, मतलब कि किस जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। थोरनडाइक का एक्सपेरिमेंट था, कौन सी थ्योरी थी पहले तो ये देखिए। थोरनडाइक की थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो उसका था कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट था। किसके ऊपर, कैट के ऊपर, बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू बिहेवियर कैन बी प्रोमोटेड बाय, मतलब कि किसी भी बच्चे किसी भी बंदे के अंदर कोई नया बिहेवियर, नई आदत डालनी है तो वो किसके द्वारा डाली जा सकती है, पनिशमेंट देकर, रीइंफोर्समेंट देकर, स्टिमुलस से, या फिर नन, मतलब कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आएगा रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब कि पुनर्बलन, जब हम किसी चीज़ की आदत डालना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ काम है कि हम उसको वो चाहते हैं कि वापस रिपीट करें, बार बार में करें, तो ऐसे काम को करवाने के लिए रीइंफोर्स किया जाता है, रीइंफोर्समेंट दी जाती है उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल मेक्स रिस्पॉन्स रेट, मतलब कि जो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है वो रिस्पॉन्स रेट को क्या करता है, मतलब कि ऑप्शन है फास्टर तेज कर देता है, स्लो धीरे कर देता है, जीरो मतलब कि बेरू नल कर देता है, नो इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वेरिएबल रेशियो शेड्यूल क्या होता है, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल होता है, एक रेशियो शेड्यूल होता है और एक होता है इंटरवल शेड्यूल। ठीक है, तो इसके अंदर होता है कि ये रीइंफोर्समेंट का ही पार्ट है कि रीइंफोर्समेंट कब कब दिया जाए। तो रेशियो का मीनिंग होता है कि मात्राओं के ऊपर चेंज, मतलब वेरिएबल का मीनिंग होता है चेंज होना बार बार में, और फिक्स आ जाए इसकी जगह तो फिक्स का मीनिंग है एक स्थिर रहना। रेशियो का मीनिंग है मात्रा के अंदर कि कितना रीइंफोर्समेंट दिया जाना है, मतलब कि उसको फिक्स रखना है या चेंज करना है। अगर वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है तो मतलब कि इसने पूछा है कि चेंज होने वाला रेशो है, मतलब कि मात्रा चेंज होती रहती है कि कभी आपको इनाम में 5 रुपये मिले, कभी 10 रुपये मिले, कभी 7 रुपये मिले, कभी 15 रुपये मिले, मतलब कि रीइंफोर्समेंट की मात्रा ऊपर नीचे होती रहती है। तो वो रिस्पॉन्स रेट को क्या करता है, तो इसका आंसर आएगा फास्टर, मतलब कि तेज कर देता है रिस्पॉन्स रेट की, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर एक मतलब कि इच्छा जागृत होती है कि अगले बार मुझे कितना ही मिलेगा, अगली बार कितना मिलेगा, अगली बार क्या रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है, तो वो एक इच्छा जागृत होती है, तो उसका वो जानने के लिए वो अपने जो रिस्पॉन्स है वो तेज़ी से करने लग जाता है उस चीज़ को देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबिट फॉर्मेशन कम्स अंडर। हैबिट फॉर्मेशन किसके अंदर आता है, पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई हैबिट लानी है, हैबिट को बनाना है, तो उसके लिए कौन सी थ्योरी थी, वो थी हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो देख लेते हैं ऑप्शन, ट्रायल एंड एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग हमने की नहीं, क्लासिकल कंडीशनिंग की नहीं, इनसाइट लर्निंग हमने की, मतलब कि ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो बचा इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, तो यही आंसर ठीक है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग का भी नाम दिया गया है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तो वो इसका आंसर है। ओके, हैबिट फॉर्मेशन किसके अंदर आता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हल ने क्या कहा, कंडीशनिंग कांट बी डन विदाउट, मतलब कि कंडीशनिंग किसके बिना नहीं की जा सकती। ऑप्शंस दिए, फूड, सेकंड ऑप्शन नीड ड्राइव रिडक्शन, मतलब कि आवश्यकताओं के अंदर कमी आना, सेकेंडरी इन्फोर्समेंट, सेकेंडरी मतलब कि जो गौण रूप से जो रीइंफोर्सर होते हैं, मतलब कि सेकेंडरी लेवल के जो रीइंफोर्सर होते हैं वो पजल बॉक्स के बिना। तो इनमें से क्या ऑप्शन होगा, पजल बॉक्स का तो मतलब कि कंडीशनिंग के ऊपर कोई इफेक्ट ऐसा पड़ता नहीं कि पजल बॉक्स से ज़रूरी है। रीइंफोर्समेंट का पड़ता है, चलो फूड का भी ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फूड तो एक स्टिमुलस है। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि कंडीशनिंग किसके द्वारा की जाती, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट जैसा हमने कुछ मतलब कि ऐसा किया नहीं जो कि कंडीशनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो नीड एंड ड्राइव रिडक्शन जो है आपका ऑप्शन ठीक रहेगा। कौन सा, नीड एंड ड्राइव रिडक्शन, इसका मतलब क्या होता है कि हल ने ये बताया था कि जब आपकी नीड या फिर ड्राइव के अंदर रिडक्शन आता है, मतलब कि आपकी जो आवश्यकता थी स्टार्टिंग के अंदर कोई भी काम सीखने से पहले जो आवश्यकता थी या फिर ड्राइव थी आपकी, उसके अंदर जब रिडक्शन आता है, कमी आती है,
वो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री होता है, मतलब कि सेटिस्फेक्शन का कारण बनता है, मतलब कि आपको एक संतुष्टि मिलती है। तो वो आपका कंडीशनिंग कर देते हैं कि आप जिस काम से आप संतुष्ट होंगे उस काम से आप कंडीशनिंग हो जाएगी, मतलब कि लॉ ऑफ अफेक्ट कह सकते हैं कि कंडीशनिंग हुई मेरे ऊपर, अच्छा प्रभाव पड़ा, संतुष्टि मिली, तो उसकी कंडीशनिंग हो जाती है आपके ऊपर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए लर्न बिहेवियर शोज फेवरेबल अफेक्ट इन द सेकंड कंडीशन इट इज़ कॉल्ड, मतलब कि आपने कोई बिहेवियर सीखा, उसको किसी और कंडीशन के अंदर भी अप्लाई किया, मतलब कि कोई चीज़ सीखी आपने, एक चीज़ सीखी, उसको आपने किसी और कंडीशन के अंदर अप्लाई करके देखा और आपका रिज़ल्ट जो आता है, उसका जो रिज़ल्ट आता है अप्लाई करने का, वो फेवरेबल रहता है, जो आप चाह रहे थे वैसा ही रिज़ल्ट रहता है, तो इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, जीरो ट्रांसफ़र, बायलैटरल ट्रांसफ़र। तो बायलैटरल ट्रांसफ़र जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। जीरो ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ होती है कि जिसका ना तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़े ना नेगेटिव इफेक्ट पड़े, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। नेगेटिव का मीनिंग होता है कि जो नेगेटिव इफेक्ट आए, डिज़ायरेबल ना आए, अनडिज़ायरेबल इफेक्ट है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव ट्रांसफ़र, कि धनात्मक रूप से ट्रांसफ़र किया गया है जो लर्निंग को, पॉजिटिव ट्रांसफ़र आए, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, लर्निंग ट्रांसफ़र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ आल्सो नोन एज, कि जीरो ट्रांसफ़र लर्निंग जिसका कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोई इफेक्ट ना हो, उसको हम क्या कह सकते हैं? तो उसके अंदर अभी देखिए, नेगेटिव तो कहेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव अलग टर्म होगी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसी कोई टर्म हमने पढ़ी नहीं। न्यूट्रल कह सकते हैं कि न्यूट्रल, इसका ना तो पॉजिटिव इफेक्ट है ना नेगेटिव इफेक्ट है, तो वो न्यूट्रल इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ आल्सो नोन एज, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कि नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को हम क्या कह सकते हैं? नेगेटिव मतलब कि जिसका अनडिज़ायरेबल इफेक्ट पड़े, तो हॉरिजॉन्टल जैसी कोई चीज़ है नहीं हमारे पास, बायोलॉजिकल इंटरफेरेंस नहीं है, पॉजिटिव लर्निंग भी नहीं है, नेगेटिव पूछा इसने, तो नेगेटिव का हैबिट इंटरफेरेंस हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, अनडिज़ायरेबल इफेक्ट पड़ता है, तो हमारी हैबिट जो होगी वो छुड़वाने का काम करती है, हैबिट को कम करने का काम करती है, कि हम उस बिहेव को वापस ना करें, उस हैबिट को वापस ना करें, तो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसका आंसर आएगा हैबिट इंटरफेरेंस। ओके, अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू डोंट लाइक मिल्क, अगर आपको दूध पसंद नहीं है, देन यू आल्सो डोंट लाइक अदर फॉर्म ऑफ मिल्क लाइक कर्ड, चीज़, etc, मतलब कि आपको अगर दूध पसंद नहीं है तो दूध ना पसंद होने की वजह से आपको चीज़, मतलब कि पनीर, दही, मक्खन, मलाई, ये सब चीज़ें भी पसंद नहीं हैं, तो इट इज़ कॉल्ड, इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बायलैटरल ट्रांसफ़र, मतलब कि इसका कुछ होता नहीं है, जीरो ट्रांसफ़र, इसका भी कोई मतलब नहीं है यहाँ, नेगेटिव लर्निंग, या फिर जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस, तो ये भी नहीं होगा, आंसर होगा जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस। मतलब कि हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, उसके अंदर बताया गया था कि जनरलाइजेशन का मीनिंग होता है कि जब आप किसी भी स्टिमुलस के अंदर फ़र्क करना नहीं जानते, जैसे वो थ्योरी थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग, कि जब कुछ डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट में डॉग स्टार्टिंग में क्या सीखता है, बेल की आवाज़ आती है, उसके लार आ जाती है, मगर उसको ये नहीं पता था कौन सी बेल मेरे फूड के लिए, कौन सी बेल ऐसे नॉर्मल है, तो वो जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस होता है। ठीक है, तो वो जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुलस आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ पॉसिबल इन, कि लर्निंग के अंदर पॉजिटिव ट्रांसफ़र कब होता है, मतलब कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो सकता है? तो पहला ऑप्शन, डिसिमिलर टास्क, मतलब कि ऐसे टास्क जो कि सिमिलर नहीं हैं। ठीक है, सिमिलर टास्क जो सिमिलर है हो सकता है। रोट लर्निंग मतलब कि रट्टाफिकेशन वाली लर्निंग होगी, वो भी नहीं आएगा। ऑल ऑफ दी अबव नहीं हो सकता, हमने दो ऑप्शन पहले काट, तो आपका आंसर आएगा सिमिलर टास्क। क्या ऑप्शन होएगा? सिमिलर टास्क। जब आपकी टास्क, आपको कोई कंडीशन, सेम कंडीशन दी जाती है, तो आपने पहले वाली सीखी हुई जो आपका बिहेवियर होता है आप नई कंडीशन में अप्लाई करो। जैसे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, साइकिल आप सीखते हैं, ये एग्जांपल उस वीडियो में भी दिया गया था। साइकिल आप सीखते हैं, तो साइकिल जो आपने सीखी है वो आप बाइक सीखने के अंदर भी काम ले सकते हैं। साइकिल का हैंडल आपने हैंडल करना सीख लिया था कि साइकिल को हैंडल कैसे करना है, तो आपको उससे बाइक के ऊपर भी आपके वो लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं, बाइक को हैंडल करना भी आपको आ सकता है। ओके, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है।
अगला क्वेश्चन है इन प्रोग्राम्ड लर्निंग लर्नर शुड बी। प्रोग्राम्ड लर्निंग के पहले से हमने लर्निंग को एक लर्निंग लेसन को हमने प्रोग्राम करके रख दिया है, उसके लिए लर्नर को कैसा होना चाहिए? एक्टिव मतलब कि सचेत होना चाहिए, पैसिव अचेत होना चाहिए, न्यूट्रल मतलब कि कैसा भी ना एक्टिव होना पैसिव, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, न्यूट्रल नहीं हो सकता। इन दोनों में से देखना कि एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब कि सचेत होगा तभी तो वो उसके इंस्ट्रक्शंस को सीख पाएगा जो प्रोग्राम्ड लर्निंग दिखा रही है। ये किससे रिलेटेड आपकी जो आपकी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, क्योंकि उसके अंदर चूहा पहले एक्टिविटी कर रहा था, उससे उसको कुछ मिल रहा था, उससे वो सीख रहा था कि मैं ये एक्टिविटी करूँगा तो इसका ये मेरे को मिलेगा, मतलब कि ये लीवर दबाया तो मेरे को फूड मिला, ये लीवर दबाया तो मुझे करंट मिला, ये लीवर दबाया तो मुझे स्पीकर बंद हो गया। तो ये चीज़ सीख रहा था कि उसको एक्टिविटी पहले खुद करनी पड़ रही थी, तो वो एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा एक्टिव होना चाहिए लर्नर, मतलब कि लर्नर को खुद एक्टिव बनना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम लर्निंग इज़ नॉट यूजफुल फॉर हेल्पफुल फॉर। प्रोग्राम लर्निंग कहाँ काम नहीं आती है? टीचिंग में टीचर के लिए काम आएगी कि पहले से वो लेसन बना के रख देगा, ठीक है। लर्निंग के अंदर काम आते हैं, लर्निंग हो ही रही है तो लर्निंग के अंदर काम आएगी, ठीक है। सोशलाइजेशन ये हम छोड़ते हैं एक बार। लर्नर के लिए भी यूज़फुल है कि लर्नर अपनी मर्जी से कभी भी उस प्रोग्राम को देख सकता है, सीख सकता है। तो सोशलाइजेशन आंसर जो है वो ठीक है आपका, मतलब कि सोशलाइजेशन आंसर आएगा इसका। क्या आएगा? सोशलाइजेशन, कि जो सोशलाइजेशन के अंदर ऐसी कोई प्रोग्राम लर्निंग काम नहीं आती है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इफ़ अ मैन हैज़ फियर फ्रॉम स्नेक, मतलब कि एक आदमी सांप से डरता है। ही आल्सो फील सेम फ्रॉम द रोप, मतलब कि एक सांप से डरना सीखा है कि सांप होएगा तो डरना है। स्टिमुलस सांप आता है तो रिस्पॉन्स के अंदर वो डर दिखाता है। तो अगर वो आगे जाके कभी एक रस्सी को देख के, एक रस्सी को महसूस करके भी डर जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? तो एक्सटेंशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सटेंशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ का जो हमने सीखा था, लर्निंग थी, वो उसको भूल जाना, काफ़ी समय के बाद हम भूल जाते हैं, एक्सटेंशन। जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुली, कि स्टिमुली के अंदर विभेदीकरण हमें आता नहीं है कि एक स्टिमुलस क्या है दूसरा स्टिमुलस क्या है, उन दोनों के बीच में अंतर करना नहीं आया। जनरलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्स, हमारे रिस्पॉन्स के अंदर समानता आती है कि रिस्पॉन्स सेम ही रहता है कैसा भी स्टिमुलस हो। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ स्टिमुली, की स्टिमुली के अंदर डिस्क्रिमिनेट करना भी नहीं आया, मतलब कि जो स्टिमुली थी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं हम। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग है डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण कर सकते हैं कि ये स्टिमुली अलग है, ये स्टिमुली। तो इसके अंदर क्या है? स्नेक और रोप जो है आपके लिए, स्नेक और रोप है जो, स्नेक और रोप जो है वो आपके लिए स्टिमुली है, ठीक है। तो आपने स्नेक और रोप के अंदर आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो जनरलाइजेशन ऑफ स्टिमुली हो गया कि आप स्टिमुली के अंदर समानता कर दें कि स्नेक और सांप और रस्सी को एक समान समझ रहे हैं। तो आपका जनरलाइजेशन, ये आंसर नंबर बी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड ड्राइव रिडक्शन इज़ लाइक सेटिस्फेक्शन फॉर अ मैन। हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, इसके ऊपर बेस था कि ड्राइव रिडक्शन जब होती है आपकी किसी चीज़ की नीड को पूरी करता है, उसके अंदर कमी आती है, आवश्यकता के अंदर कमी आती है, तो वो आपके लिए एक संतुष्टि होती है। तो वो किसने की थी? हल ने कहा था ये बात, हल ने कहा था ये बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड फॉर हंगरी, मतलब कि एक भूखे के लिए भोजन। थ्रस्टी मतलब वाटर फॉर थ्रस्टी, एक प्यासे के लिए पानी। आर द, मतलब कि एक भूखे के लिए भोजन और प्यासे के लिए पानी क्या है? सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, वेरिएबल रीइंफोर्समेंट। तो हम देखेंगे कि वेरिएबल और इंटरमिटेंट जैसी कोई टर्म हमने पढ़ी नहीं। प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, तो प्राइमरी के अंदर होता है जो प्राथमिक रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन हुआ जो, और सेकेंडरी मतलब कि गौण। तो एक भूखे के लिए तो भोजन ही सबसे पहले नीड होगी, क्योंकि भूखे को सबसे ज़्यादा रीइंफोर्स कौन से, जब उसको भोजन मिले। एक प्यासे को जब पानी मिले वो ही आपकी रीइंफोर्सर होता है। तो वो आपके लिए क्या आएगा? प्राइमरी रीइंफोर्सर जो होगा वो आपका ऑप्शन ठीक है। ओके,